लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मैदान में महारथी उतारे जा रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों ने दागियों पर दांव लगाया है। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, इतने बदनाम लोग, उसके बावजूद भी निर्दोष चेहरा बना करके भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। Unacceptable burden on the people of our nation. We must fight corruption with all our strength, all our determination. लड़ाई जारी है, घमासान लड़ाई जारी है, जमहूरियत के नाम जंग जारी है। ये लड़ाई है भ्रष्टाचार से, ये जंग है अपराधियों से, ये संघर्ष है दागियों से। मोदी, राहुल, नीतीश, मुलायम सब लड़ रहे हैं, जमकर लड़ रहे हैं, पर जंग है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सालों से जंग जारी है, नतीजा आज तक नहीं निकला। ये भ्रष्टाचार की काबिलियत है, दागियों का रसूख है और अपराध का आभा मंडल है। जिनके सामने राजनीति के कई धुरंधर नतमस्तक हो गए। सियासी मिजाज को समझिएगा तो हैरानी नहीं होगी। राम राज्य का ख्वाब दिखाने वाले भी दागियों के आसरे हैं। भारत निर्माण की नींव भी आरोपियों के हाथों रखवाई जा रही है। और अब तो ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे महान देश की सबसे शर्मनाक परंपरा बन गई है। बीते चुनावों का इतिहास सबक देता है कि खादी में लगा दाग, हलफनामे में दर्ज मामले राजनीति की अनिवार्य योग्यता बन गए हैं। आंकड़ों की गवाही सिद्धांतों को शर्मसार कर देती है। संसद के बाहर लगी बापू की मूर्ति भी मायूस होगी। दागियों की बत्ती लगी गाड़ी से राजपथ शर्मिंदा होता होगा। संसद की दीवारें भी सियासी दोहरेपन को देखकर रोती होंगी। सियासी लोग दामन पर दाग से जीत का परचम लहराते हैं। अब क्या कहा जाए, बस यही कहना बाकी है, दाग अच्छे हैं। तो आज चर्चा का विषय जनता मांगे जवाब में यही है। लोकसभा चुनाव करीब हैं, जनता के जहन में तमाम सवाल घूम रहे हैं और सबसे अहम सवाल ये, क्या दागी हमारी सियासत की मजबूरी हैं या जरूरत बन गए हैं? इनका रुतबा, इनका रसूख ऐसा है कि इनसे अलग हटा ही नहीं जा सकता। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी, हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे लखनऊ से कांग्रेस नेता आबिद हुसैन साहब। आबिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही मौजूद रहेंगे राजा बुंदेला, जो कि मुंबई से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम रुख करते हैं आबिद हुसैन साहब का। आबिद साहब, सवाल ये, क्या दाग अच्छे हैं और दागी भी अच्छे हैं? नहीं, दाग ना अच्छे हैं ना दागी अच्छे हैं। हम लोगों ने तो, कांग्रेस ने तो हमेशा दागियों के खिलाफ बिल और सारे प्रबंध किए हैं और इस बात की कोशिश की है। लेकिन जहाँ जहाँ ये बात है, वहाँ एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोकतंत्र के इस समर में जब उतर रहे हैं जी, तो ये जनादेश और जनता के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर एक सिरे से किसी भी पार्टी के दागियों को, जो रजिस्टर्ड और नॉन दागी हैं, उनको अगर जनता अपना समर्थन या वोट ना दे और उन्हें हरा दे, तो शायद सारी पार्टियां कहीं ना कहीं इस बात से भयभीत होकर भविष्य में दागियों को टिकट देने और पार्टी में सक्रिय करने से घबराएंगी। और इसी बात को सामने रखकर ही कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की है आगे आने की और बेहतर तरीके से काम करने की। चलिए, यहाँ दूसरी तरफ आबिद साहब, आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगी। एक शुरुआती टिप्पणी सारे मेहमानों की ले लेते हैं। आपने जो कहा है कि कांग्रेस की हमेशा कोशिश रही है, आपने जनता की भी बात की है, यानी कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज की अपने स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, ये सवाल यहां पर खड़ा होगा। और जो कांग्रेस के प्रयास हैं, जो आपकी लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट 194 उम्मीदवारों की, उसमें वो प्रयास साफ झलकता भी है। हम आपको आंकड़े बताएंगे। खैर, सीधे हम रुख करते हैं राजा बुंदेला जी का, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। ये दागियों से मोह भंग क्यों नहीं हो पा रहा पार्टियों का? राजा बुंदेला, आपकी पार्टी भी पीछा नहीं छुड़ा पा रही है, कांग्रेस भी पीछा नहीं छुड़ा पा रही है, क्या वजह है इसकी?
देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। अगर थोड़ा सा हम पास्ट में जाएं तो चर्चिल ने जब कहा था कि जब ये देश आजाद होगा और इसके कुछ सालों बाद इस पर वो लोग राज करेंगे जो असामाजिक तत्व होंगे या गुंडे होंगे, और ये सच हुआ। आज मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जरूरत हर पार्टी को ये हो गई कि हम कौन जीतता है और कौन जीत कर संसद में आता है या विधानसभा में आता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि हर पार्टी इस मोह को नहीं तोड़ पाई। उसकी वजह भी अगर आप देख लें, अगर शिक्षा का ध्यान देती कांग्रेस पिछले 63 साल में, तो हम लोग को जरूरत ही नहीं थी प्रत्याशी चुनने के लिए या ऐसे आदमी चुनने के लिए जो दागी हो। व्यक्ति पढ़ा लिखा होता, कानून को मानता, मर्यादा को मानता और समाज के दायरे में रहता। लेकिन हुआ क्या कि हमने दूसरों के लिए अपनी सोच निर्धारित कर दी। हमने योजनाओं के जरिए उनको विचार दिया, हमने अपनी तरह से उनके लिए किस तरह से वो तरक्की करें, ये हमने उनको मसूदे बनाए, उनके प्लान बनाए, और यही गड़बड़ हो गई। इस देश को दरअसल जरूरत थी दो ग्रुप की, एक वो जो अनपढ़ था और एक वो जो पढ़ा लिखा था। पढ़े लिखे ग्रुप को यह जरूरत थी कि अनपढ़ ग्रुप को पढ़ा लिखा कर उस हद तक लेकर आए जहां पर वो अपनी सोच कर सके, और वही आजादी के बाद हम गलती कर बैठे और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि चलिए राजा जी, आपने ऐसी बात कही है जिस आपकी इस बात को लेकर ही अपने आप में एक विवाद यहां पर खड़ा हो सकता है। खैर, हम राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, आपने जो कांग्रेस के नेता हैं आबिद साहब, उनकी भी बात सुनी, राजा बुंदेला जी की भी बात सुनी। होना चाहिए, शर्मिंदगी होती है, ये कोई नई बातें नहीं है, और एक तरीके से जिम्मेदारी जनता पर भी डाली जा रही है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आजादी से लेकर आज हालात यहां तक पहुंचे तो उसका जिम्मेदार कौन है? जनता है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या फिर इस देश की ये सियासत है, इसका नजरिया है? यही महत्वपूर्ण सवाल है कि ये दोनों नेता जो हैं, कांग्रेस और बीजेपी के, अंतिम बात जो है वो जनता पर डाल रहे हैं। आबिद हुसैन साहब तो कह गए कि जनता जो है ऐसे लोगों को ना चुने। अरे भाई, आप उनको टिकट ही क्यों देते हैं? माने खरबूजे को ही कटना है, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, अल्टीमेटली अगर सब जनता पर ही आना है तो फिर इन राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है? सवाल यह है कि इस देश की जो हमने व्यवस्था स्वीकार की है, संसदीय प्रणाली स्वीकार की है, उसके अंदर राजनीतिक दलों का विशेष महत्व है। राजनीतिक दल जनता से जनमत लेकर सरकार बनाते हैं, राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं, उसके लिए चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसमें प्रत्याशियों की योग्यता नियत है, उसमें प्रत्याशियों कौन कौन अयोग्य हो सकता है ये भी सब नियत है। इसके बावजूद चोरी छुपे हम ऐसे लोगों को चुनाव में टिकट देते हैं जो या तो जिन पर अभी तक तो ये चलता था कि साहब जब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट से, छोटी अदालत से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जब तक किसी नेता पर कोई आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक वो बेदाग है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ये साफ हो चुका है। और शायद इसलिए लालू जी तिलमिलाए घूम रहे हैं आजकल। हाँ, ये बात आपने बहुत सही सवाल उठाया। कांग्रेस पार्टी को इस समय अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि बिहार में उन्होंने किस नेता के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन किया है। उस नेता को ही इज ए कॉन्विक्ट, वो अपराधी हैं कानून की नज़र में। माननीय अपने लालू प्रसाद जी, उनको निचली अदालत अपराधी घोषित कर चुकी है, वो बेल पर हैं, जेल में थे। ऐसे आदमी से अगर आप चुनाव गठबंधन करेंगे तो इस देश की जनता में उस पहलू को भी छुएंगे राकेश जी कि गठबंधन की सियासत क्या चीजों को उस दिशा में ले जा रही है, वो भी एक पहलू है इस चर्चा का। हम सीधे रुक कर लेते हैं आबिद हुसैन साहब का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद साहब, आपने अपनी बात की शुरुआत की तो आपने कहा कि कांग्रेस अपनी तरफ से ये प्रयास कर रही है कि सियासत का शुद्धिकरण हो। आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि करप्शन से लड़ना है, उसको समूल नष्ट करना है, और जब तक ये होगा नहीं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये तमाम बातें वो रैलियों में कहते हैं। अब आती है पार्टी की लिस्ट। आपकी आई 194 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट। एक संस्था है, आप उससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे, ADR। उन्होंने 188 उम्मीदवारों का पूरा एनालिसिस किया और उसके आधार पर जो तथ्य निकलकर सामने आए, 56 ऐसे लोग हैं उस लिस्ट के अंदर जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं और 24 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। तो सवाल यहां पर यह उठता है, क्या पार्टी में राहुल गांधी की नहीं सुनी जा रही है,
या फिर कथनी और करनी का अंतर है कि मंच से कुछ कहो मंच जीतने के लिए और असली पॉलिटिक्स में कुछ करो चुनाव जीतने के लिए? देखिए, तो आप कह रहे हैं, आप ये एक डिबेट का मैटर है। अभी आपने खुद ही कहा था, अभी आपको मैं पुरानी बात याद दिलाऊं, उससे आपको इस संदर्भ में बात कहने का आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ने फूलन देवी, जिसके क्रिमिनल में कहीं कोई कमी नहीं थी। आबिद साहब, सवाल मेरा कांग्रेस की प्रत्याशियों की लिस्ट पर है। सवाल सीधा है, सवाल सटीक है और उत्तर भी हम सीधा और सटीक अपेक्षित करते हैं। कथनी और करनी में अंतर है क्या पार्टी की? मंच जीतने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे दो, मंच जीतने के लिए, रैलियां जीतने के लिए तमाम लोगों को यकीन दिलाओ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन जब बात आती है चुनाव की, तो चुनाव जीतना अहम हो जाता है। आपने लालू यादव से गठबंधन की बात कही। लालू यादव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर थोड़ी लड़ने जा रहे हैं। लालू यादव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। आप देखिए, उस गठबंधन की बात पर हम लौटेंगे। मैंने पहले ही कहा कि गठबंधन एक मसला है इस विषय का, उस पर हम लौटेंगे। मेरा सीधा सवाल आबिद साहब, आप ट्रैक से भटके नहीं। मेरा सीधा सवाल कांग्रेस की लिस्ट पर है। आप कांग्रेस के बारे में तो बात कर सकते हैं। आप कांग्रेस की पहले बात कीजिए जी। आप पहले कांग्रेस की बात कीजिए। जो 194 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आई, उसके आधार पर ये आंकड़े सामने आए हैं। आप बताइए ना, लिस्ट में नाम बताइए, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। बात कीजिए ना, जिसने अपने भाई की कंपनी आपको कोल ब्लॉक आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री नाम बताइए, प्रधानमंत्री को खत लिखा था। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप सुबोध कांत सहाय की बात करिए, जिनको रांची से टिकट दिया गया है। उस व्यक्ति ने मंत्रिमंडल में रहते हुए अपने छोटे भाई सुधीर कांत सहाय की कंपनी को प्रधानमंत्री से अपने लेटर हेड पर कोल ब्लॉक देने की सिफारिश की थी। आबिद हुसैन साहब, अब चाहे ज़माना जितना भी बदल जाए, हम 21वीं सदी में प्रवेश कर जाएं, मगर पॉलिटिक्स इज द मैटर ऑफ परसेप्शन। राजनीति जो है वो लोगों के क्या विचार हैं किसके बारे में, इससे चलती है। राजनीति कानून से नहीं चलती। आबिद साहब, आप नामों की बात कर रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट में हाथ में लेके बैठा हूं, ठीक है। और अगर मैंने इसमें आईपीसी की धाराएं गिनानी शुरू की, आपके कैंडिडेट्स के नाम गिनाने शुरू किए, तो पूरा प्रोग्राम उसी में निकल जाएगा, ठीक है। जब आपने कैंडिडेट्स तय किए होंगे तो हलफनामे के आधार पर है। इस रिपोर्ट में जो पिछला हलफनामा है उसके आधार पर उन केसेस का जिक्र है। सीधा सवाल है आपसे सीधा सवाल है कि जब पार्टी उम्मीदवार तय कर रही थी तो क्या इन पहलुओं पर गौर नहीं किया जाता? सवाल ये नहीं कि नेता कौन है, उसके नाम बताइए, उसके केसेस बताइए। सवाल ये कि ऐसे नेता क्यों हैं? नहीं, सब कुछ किया जाता है। स्क्रीनिंग कमेटी बैठकर स्क्रीनिंग कमेटी में नाम, एक एक नाम की चर्चा होती है, लेकिन मामले जो माने जाते हैं, जिस डेफिनेशन से आप लोग कह रहे हैं, उस डेफिनेशन से अपराध के मामले नहीं माने जाते। अगर किसी मंत्री ने मंत्री रहते हुए किसी की सिफारिश की है, सिफारिश करना अपराध नहीं है। जिसकी सिफारिश हुई है तो वो अपराध है। क्या बात कर रहे हैं आप आबिद हुसैन साहब? तो पूरा एक मंत्री अपने कुनबे की सिफारिश कर सकता है? सिफारिश करना अपराध नहीं है। ये मंत्री क्या किसी धारा में नहीं लिखा है कि आप मंत्री क्या अपने कुनबे को, अपने भाई भतीजे को, अपने घर वालों को, अपने परिवार के लोगों को आर्थिक लाभ देने के लिए सिफारिश कर सकता है? आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो साफ बताता है, एक गालिब का एक शेर है, मुझे आबिद हुसैन साहब को सुनाना पड़ेगा। कांग्रेस की वो हालत हो गई है, न लुटता दिन में, ये सब जुडिस मैटर है कोर्ट में। सुनिए आबिद हुसैन साहब, ये डोंट गो इन द लीगल नाइसेसिटीज, डोंट गो प्लीज। आप जनता क्या सोचती है वो गालिब का शेर सुनिए। न लुटता दिन में तो रात को यूं क्यों, न लुटता दिन में तो क्यों रात को यूं बेखबर सोता। दुआ देता हूं रहजन को, रहा चोरी का ना खटका। कांग्रेस की ऐसी हालत, चुनावों से पहले जिस तरीके के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, दूसरी बातें हो रही हैं, अरे अब तो संभलो भाई, अब तो संभलो। चलिए आबिद साहब, आपने उस लिस्ट पर जवाब नहीं दिया। हम रुक कर लेते हैं राजा बुंदेला जी का। हो सकता है कि वो सीधा जवाब दें।
नहीं नहीं, आपकी भी ओपिनियन लिस्ट का पोल जिक्र पर कर लेते देखिए, हैं। ओपिनियन नहीं, पोल पर आपकी- मुझे कुछ नहीं कहना आते है। आते हैं आबिद साहब आपके पास लौटेंगे, आपको कुछ कहना नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लौटेंगे आपके पास। और भी सवाल हैं, लिस्ट को चलो हटा भी देंगे, और भी सवाल सामने उठेंगे। हम सीधे रुक कर लेते राजा बुंदेला जी का। राजा बुंदेला जी, दो लिस्ट, हाँ, नो प्रॉब्लम, जी, दो लिस्ट आपकी भी आई थी, और उन दो लिस्टों के 107 कैंडिडेट्स के आधार पर जो बातें उभरकर सामने आई, 62 उम्मीदवारों की पड़ताल की गई, 24 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं और 14 के खिलाफ गंभीर मामले। एडीआर की रिपोर्ट ये बताती है। वो जो सवाल हमने कांग्रेस से किया था, वही सवाल आपसे भी, कि आखिर ये कौन सा क्राइटेरिया है, आखिर ये कौन सा नजरिया है कि रैली के मंच पर तो तमाम बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जब बात उम्मीदवारों की आती है, जब बात रियल में राजनीति के शुद्धिकरण की आती है, तो दांव दागियों पर ही खेल दिया जाता है। देखिए, मैं कांग्रेस की तरह इस बात को डिनाई नहीं करूंगा। हम उस समाज के हिस्सा हैं जिस समाज में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ है, और उसी समाज के हिस्से से हम मिलकर चुनाव का, राजनीतिक का जो भी एक ढांचा है, उसी की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ है। अगर उस व्यवस्था को नहीं सुधारा गया तो कोई एक पार्टी, आप ये मान के चलिए, राजा जी सुधारेगा कौन? ये व्यवस्था सुधारेगा कौन? ये जिम्मेदारी किसकी है? अल्टीमेटली वो उसी का हिस्सा ये छलनी लगाएगा कौन? इस पॉलिटिकल सिस्टम में छलनी लगाएगा कौन? मैं निश्चित तौर पर यह कह रहा हूं कि एक बार तो हम सबको खड़े होकर ये कसम खानी पड़ेगी। अगर राहुल गांधी उस सिस्टम को शुरुआत करते हैं तो उनको शुरुआत करनी थी, हो सकता है दूसरी पार्टी फॉलो करती, लेकिन अगर ये कहेंगे वो करे तब हम करें या वो करे तब ये करेंगे, ऐसा नहीं होगा। विश्वसनीयता बढ़ेगी तभी जब हम अपने आप को सुधारेंगे। फिर तो और सुधरेगी तब आपकी जो जबकि पार्टी के व्यवस्था का सर्वोच्च स्वरूप नेता बदलने के हैं, लिए जो आपके हमारे पीएम पद पास के एक कैंडिडेट और हैं, एक समझ वो होगी। तमाम करप्शन और केसेस आज को के लेकर, दौर में तमाम मैं मसलों को आपको लेकर इतना कांग्रेस बता पर दूं, निशाना मीडिया साध रहे हैं। और सवाल प्रिंट ये है कि मीडिया आप में और उनमें अंतर क्या है फिर? कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजा छिप बुंदेला नहीं जी, सकेगा। आप में और उनमें अंतर क्या है? इसको कहीं इसलिए तो अंतर जनता के दिखाते, सामने आएगा आप तो और अंतर जनता को दिखाते। स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि कहां गलत है कहां सही है। राजा बुंदेला जी, आप तो अंतर दिखाते, कहीं तो अंतर दिखाते। आप में और कांग्रेस में फर्क क्या बचा? आप कांग्रेस को कोसते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आप ये कहते हैं कि दागियों को मंत्री बना दिया जाता है, भ्रष्टों को मंत्री बना दिया जाता है, दागियों की सरकार चल रही है, आप तमाम ऐसे आरोप लगाते हैं। आप में और उनमें अंतर क्या है? अगर आप भी दागियों पर दांव खेल रहे तो फिर अंतर कहां बचा? आप शुरुआत करते। आवाज कम कर दी, फीडबैक कम चेक करना था। ये तो और भी बड़ा दांव खेल रहे हैं। ये तो येदुरप्पा, जिन पर डायरेक्ट सीधा कुछ प्रो क्यों, सीधा इस हाथ दे उस हाथ ले, उनके 20 करोड़ रुपए जमा कराए, उन्होंने लीज दे दी, माइनिंग लीज दे दी जी। क्या कमाल के कैंडिडेट ढूंढ करके लाए हैं भाई। बीजेपी भी उतनी जिम्मेदार है। बीजेपी को किसने अधिकार नहीं दे दिया कि वो पहाड़ पर बैठ करके और प्रवचन देती रहे और अपने प्रत्याशियों का चयन जो है वो दागी लोगों में से करती रहे। ये किसी ने बीजेपी को अधिकार नहीं दिया है। बीजेपी को भी ये बात सोचनी पड़ेगी, और बीजेपी को तो ज़्यादा गंभीरता के साथ सोचनी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी विपक्षी पार्टी है जी। बीजेपी का 2004 तक का जो इतिहास रहा होगा शासन में, शासन करने का, उस दौरान जो भ्रष्टाचार के कांड हुए होंगे वो बात अलग है, लेकिन आज की पिछले 10 सालों से तो बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है। इसको तो बहुत गंभीरता के साथ और बड़ी सावधानी के साथ अपने प्रत्याशियों राकेश जी, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि तमाम नेता हों, पार्टियां हों, वो कहते हैं कि होना चाहिए, ये सब कुछ मिटना चाहिए, लेकिन क्या है, क्या इसको ये माना जाए कि केवल सत्ता की सियासत होने लगी है? क्या इसको ये माना जाए कि विजिबिलिटी इतना बड़ा फैक्टर है चुनाव के अंदर कि उसको दरकिनार आप कर ही नहीं सकते? राहुल गांधी ने कहा कि हम एक सिस्टम बना रहे हैं, हम एक सेटअप बना रहे हैं, हम प्राइमरीज करेंगे, 15-16 सीटों पर वो किया भी गया, लेकिन क्या बातें लगती हैं, क्या लगता है आपको कि केवल ये दिखावा है? देखिए, विनेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, क्या अगर आप हिंदुस्तान के चुनाव का इतिहास उठाकर देखें ना, तो 1971 से पहले क्या विनेबिलिटी नहीं होती थी? कितने दागी लोग थे, कितने भ्रष्टाचारी लोग थे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस तो उस समय लगातार सत्ता में थी, कितने लोग थे। यानी किसी पर आप देख लीजिए उठा करके, प्रताप सिंह कैरो, जिनका नाम एक आयोग की रिपोर्ट में आ गया और वो आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित सार्वजनिक कर दी गई, उन्होंने उसके सार्वजनिक होने वाले दिन इस्तीफा दे दिया। ऐसे लोग थे। और आज लालू प्रसाद यादव, जिन पर सवाल ये भी है, नैतिक मूल्यों का सवाल भी यहाँ पर उठता है। खैर, राजा बुंदेला कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने राजनीति को बना क्या दिया? राजा जी, सवाल ये उठा था कि आप अगर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अंतर आप भी कहां दिखा रहे हैं?
और दूसरी बात ये कि जो बड़ी बड़ी तमाम बातें की, अगर येदियुरप्पा आपकी पार्टी में आ जा रहे हैं और आज की ही घटना श्रीरामुलु अगर कर्नाटक से आपकी पार्टी में आते हैं, जिनको लेकर सुषमा स्वराज पहले ट्वीट करती है और बाद में उसको हटा दिया जाता है, क्या मायने इसके? मेरा कहना केवल इतना है कि इस देश को सबसे ज्यादा किसने रूल किया? कांग्रेस ने रूल किया। अगर वो चाहती तो इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करती। अरे मुख्य विपक्षी पार्टी तो राजा जी इस समय आप हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी तो इस समय आप हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आप ये बात कह के बच जाएंगे? क्या आप ये बात कह के बच जाएंगे कि कांग्रेस ने 60 साल से शासन किया इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं बच रहा हूं। मैं फिर भी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वो शुरुआत आप क्यों नहीं करते? वो शुरुआत आपने क्यों नहीं कर दी? इसी बार से करते, इसी बार से करते, लोगों को एक साथ एक जगह इसी बार से करते। क्या वजह थी जब फंड को लेकर आरटीआई का सवाल उठा तब आप कांग्रेस के सिर में सुर मिलाते हुए नजर आए? इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार तो खत्म हो, लेकिन कैसे हो? बिल्कुल भी नहीं सुर मिला रहा हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि व्यवस्था के परिवर्तन के लिए हमें एकजुट होकर व्यवस्था बदलने की बात नहीं करनी चाहिए। चलिए राजा जी लौटते हैं आपके सारी पार्टियां खूब चलता है। कोई नहीं कह सकता सुनिए राजा जी, पत्थर कौन मारे जिसने गुनाह न किया हो। नहीं राजा जी लौटेंगे राजा मुंदेरा जी, एक बात सुन के जाइए। उलझते हो तुम, अगर देखते तो आई ना, जो तुमसे शहर में हो एक दो तो क्यों कर हो मेरे हुजूर। ये तो आप बताइए, आप जब विपक्षी पार्टी में हैं और आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं तो क्यों ना करी जाए? शुरुआत आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? इस देश की जनता को आप स्वच्छ राजनीति क्यों नहीं देना चाहते हैं? कैसी शुरुआत की आप बात कर रहे हैं? समाज की व्यवस्था जब पूरा समाज को कहाँ पे दोष है? आपको मुझे लगता है इस समाज ने तो आंदोलन देखे भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस समाज ने तो आंदोलन देखे, समाज ने तो आंदोलन किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये तो आप सबने देखा, आप सबने देखा। क्या लोग भ्रष्टाचारी चाहते हैं? क्या लोग भ्रष्टाचार चाहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार लोग चाहते हैं? क्यों छोड़ के चले गए? क्यों वहां पे ये तो समाज शास्त्र का 10वीं कक्षा का छात्र जानता है। झंडा आंदोलन को। और साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने उन मेहमानों का जो जनता मांगे जवाब के इस कार्यक्रम में उस मसले पर हमारे साथ जुड़े रहे जो था क्या सियासत में दाग अच्छे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।